नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगे आम बजट। मिडिल क्लास को राहत के आसार, उद्योगों को जीएसटी कम होने की आस, आयकर में मिल सकती है राहत। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, 4 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। रिठाला, द्वारका, मटियाला और लक्ष्मीनगर में मांगेंगे वोट। योगासन प्रतियोगिता का खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया शुभारंभ। 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी शामिल। 4 फरवरी तक होगा आयोजन। 2 फरवरी से तीरंदाजी की प्रतियोगिता। उत्तराखंड का पेपरलेस होगा बजट सत्र, विधायकों को भेजा पत्र। भराड़ीसैंण और देहरादून दोनों सदनों का किया जा रहा डिजिटाइजेशन, अध्यक्ष खंडूरी ने दी जानकारी। और विकासनगर में यूसीसी की प्रतियों की जलाई होली, कुछ बिंदुओं पर नाराजगी जताते हुए किया विरोध प्रदर्शन। स्थायी निवास और लिव इन रिलेशनशिप पर आपत्ति। खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। सुबह 8:45 पर वो अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंची। मंत्रालय में आधे घंटे रुकने के बाद वो राष्ट्रपति भवन गई। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी। इसके बाद संसद में सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा। पिछले 4 बजट और एक अंतरिम बजट की तरह ये बजट भी पेपरलेस होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार जारी है। दिल्ली में सीएम धामी प्रचार करेंगे और 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे अवंतिका रिठाला में आयोजित जनसभा को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे द्वारका में दिल्ली में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे मटियाला दिल्ली में आयोजित जनसभा में वो वोट मांगेंगे। शाम 6 बजे लक्ष्मीनगर दिल्ली में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र कस्तूरबा नगर से बीजेपी प्रत्याशी नीरज बसोया के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। हाँ, मुझे लगता है कि मांगने से पहले ही आप लोगों ने दे दिया है। और मेरे मन में कोई अब संशय नहीं बचा कि 5 फरवरी को चुनाव के दिन आप सब लोग भारी मात्रा में मतदान करके समर्थन करके यहां डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं और नीरज जी को विजयी बनाने वाले हैं। यहां के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ यहां के लोगों के साथ जुड़कर काम किया है। इस क्षेत्र में चाहे वो जल भराव की समस्या का निदान हो, विकास की अनेक परियोजनाएं हैं, वह सब इसीलिए पूरी हो पाई कि ये श्री नीरज जी की मेहनत का परिणाम है। उनकी मेहनत के कारण से ये क्षेत्र आगे बढ़ा है। इसी विकास के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अपने शासकीय आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा, आगामी बजट के लिए विधानसभा तैयार है। इस बार हम भराड़ीसैंण और देहरादून दोनों सदनों को डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कार्य पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से वो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार बजट को भराड़ीसैंण करने के बजाय देहरादून में करवाए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, इस बार विधानसभा सत्र पूरी तरह से पेपरलेस किया जाएगा। देहरादून विधानसभा पूरी तरह तैयार है। पेपरलेस बजट सत्र के लिए सभी विधायकों को पत्र भेज दिया गया है, जिसके लिए ट्रेनिंग को कहा गया। उन्होंने कहा, कम से कम पेपर का इस्तेमाल करने की कोशिश इस बार के सत्र में की जाएगी। आप सभी के चैनलों के माध्यम से, आपके जो पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके माध्यम से जनता को भी बताना चाहूँगी कि इस बार हम लोगों ने अपने दोनों सदनों को, भराड़ीसैंण और देहरादून का जो हमारा सदन है,
उसको ई नेवा के तहत उस पर कार्य किया है। ई नेवा मतलब डिजिटाइजेशन हम कर रहे हैं, और बीच बीच में आपने देखा भी है, आप लोग भी आए हैं, देहरादून का जो हमारा सदन है उसे आपने देखा भी है। उसमें हम डिजिटाइजेशन का और प्रयास कर रहे थे कि हम पेपरलेस। उत्तराखंड में पेश होने वाले आम बजट को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए प्रदेश भर के अलग अलग वर्गों के साथ प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल संवाद कर रहे हैं, जिसमें आए सुझावों को आम बजट में जगह दी जाएगी और उसी के मुताबिक राज्य के बजट को तैयार किया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि जब से हमारे माननीय दामोदर जी की सरकार यहाँ उत्तराखंड में दोबारा अपने कार्यकाल जब से संभाला, और बजट से पहले हम लोग सभी हितधारकों से हम लोग बातचीत करते हैं। अच्छा बजट हम कैसे प्रस्तुत कर सकें, कैसे हम अपने प्रदेश का चहुमुखी विकास कर सकें, उस बजट में उनकी भी सहभागिता हो सुझाव के रूप में। तो हम संवाद करते हैं, ऐसे हितधारकों से बातचीत करते हैं। और आज उसी कार्यक्रम के क्रम में ये मेरा संवाद का कार्यक्रम यहाँ पे अभी चल रहा है, जिसमें सभी हितधारक अपने अच्छे सुझाव यहाँ पे दे रहे हैं, महत्वपूर्ण सुझाव भी दे रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा वो लोग काम करते हैं और निश्चित रूप से उनका भी विकास में एक बड़ा योगदान है, तभी उनको हम लोग आमंत्रित करते हैं, सुझाव मांगते हैं। और आप जानते हैं इससे पहले व्हाट्सएप, ट्विटर, उन तमाम माध्यमों से भी हम लोग जनता से भी सुझाव मांगते हैं कि ये हमारा बजट जनता के लिए बजट हो और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अच्छा बजट प्रस्तुत कर सकें। उस दिशा में ये बढ़ता हुआ कदम है और ये लगातार हम चौथी बार ये कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नवाचार हम करें, ये हमें प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से मिलती है। तो नवाचार करने का भी काम करते हैं, अपना बजट कैसे अच्छा उसके लिए भी। अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया। ये प्रतियोगिता 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप शामिल हैं। इन सभी श्रेणियों में कुल 66 पदक दिए जाएंगे, जिसमें 22 स्वर्ण और 22 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। देखिए, मैं आज अपने अल्मोड़ा वासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि आज जनपद अल्मोड़ा जो है वह योगासना का मेजबानी कर रहा है। 38 नेशनल गेम का एक महत्वपूर्ण इवेंट जो है योगासना है और उसकी मेजबानी जो है अल्मोड़ा के द्वारा, यानी कि एक पहाड़ी और सांस्कृतिक जनपद से होना बहुत ही शुभ संकेत है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस प्रकार से 38वें राष्ट्रीय खेलों के इवेंट्स आज जैसे योगासना यहाँ पर अल्मोड़ा में हो रहा है, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग आज शुरुआत हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए भी। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब जो है खेल जो है वो करियर की ओर अग्रसर हो चुका है। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स में लगातार कई खेलों का आयोजन जारी है। 2 फरवरी से तीरंदाजी का भी आयोजन शुरू होगा। इसके लिए विभिन्न प्रदेश के आए तीरंदाजी के खिलाड़ियों ने अभ्यास सत्र में भाग लिया और निशानेबाजी की। तीरंदाजी में किस तरह की चुनौती होती है और खिलाड़ियों की तैयारी कैसी होती है, इन सब बातों को लेकर हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार पांडेय ने कई खिलाड़ियों से बातचीत भी की। अभी हम राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम मौजूद हैं और यहाँ पर तीरंदाजी का लोग प्रैक्टिस कर रहा है अभी पर, और 2 तारीख से तीरंदाजी की जो प्रतियोगिता है वो शुरू होने वाली है। हमारे साथ कुछ प्लेयर भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस तरह की कंपटीशन होती है तीरंदाजी में। तो हमारे साथ बात करने के लिए बिहार से जयप्रकाश मौजूद हैं, तीरंदाजी में यहाँ पर आए हैं। किस तरह का कंपटीशन होता है तीरंदाजी में? मेनली तीरंदाजी में 3 इवेंट होती हैं, एक रिकर्व, कंपाउंड, इंडियन राउंड। जो रिकर्व का भी डिस्टेंस है वो 70 मीटर है ओलंपिक के लेकर, और ये कंपाउंड का है जो 50 मीटर है, और इंडियन राउंड का 50 डबल। सबका डबल डिस्टेंस होता है। इससे एलिमिनेशन राउंड होता है, रैंकिंग बनता है, और रैंकिंग के बाद फिर उसमें जो टॉप 3rd आते हैं उन लोग को मेडल दिया जाता है। अभी किस तरह की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर? अभी फ्री प्रैक्टिस चल रही है आज, और कल भी फ्री प्रैक्टिस, उसमें इक्विपमेंट चेकिंग भी होगा, और परसों से हमारे कंपटीशन शुरू हो जाएंगे। कंपटीशन को लेकर के किस तरह का एक्साइटमेंट है? सर, एक अच्छा मतलब नेशनल गेम्स जो होते हैं हमारे इंडिया के, मतलब हमारे इंडिया में इसको ओलंपिक की तरह माना जाता है, मतलब एक सेलिब्रेट करने की तरह, मतलब जैसे हम इस नेशनल गेम को ओलंपिक ही समझ सकते हैं। और
काफ़ी अच्छा माहौल है, मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर आए हैं इसमें, मतलब इंडिया के अपने टॉप 16 प्लेयर्स आए हैं। ये आपस में कंपटीशन करेंगे और विन करेंगे सर। अभी हम देखते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर। हमें तो सही चल रही है सर, हमारा 2 तारीख से कंपटीशन है करके, कल ही हम लोग रिपोर्टिंग दी है, उसके बाद आज प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन रेस्ट हो गई ना, तो उसके लिए आज फ्री प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। एक कोच यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का आप लोग का तैयारी दिख रहे हैं और क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था अभी तक ठीक है, बाकी देखते हैं आगे देखिए क्या होता है। व्यवस्था ठीक है। यहाँ पर जितने प्लेयर आए हैं और तीरंदाजी की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सरकार की व्यवस्थाओं से खुश हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं सारी ठीक हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। वहीं केंद्रीय संरक्षक उत्तराखंड क्रांति दल सुरेंद्र कुकरेती के नेतृत्व में विकास नगर स्थित डाक पत्थर चौक पर इकट्ठा उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने यूसीसी के कुछ बिंदुओं पर नाराजगी जताते हुए उसकी प्रतियां जलाई। सुरेंद्र कुकरेती ने कहा, हम यूसीसी का विरोध नहीं करते, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद उसमें दर्ज स्थायी निवास के मानक और लिव इन रिलेशनशिप पर कड़ी आपत्ति है। उत्तराखंड देवभूमि है, प्रधानमंत्री को यहां से यूसीसी की शुरुआत न कर गुजरात से करनी चाहिए थी। हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि यूसीसी का विरोध नहीं है। यूसीसी के अंदर जो 2 पॉइंट है उसका विरोध हम कर रहे हैं, एक लिविंग और एक साल का स्थायी निवास भी मान लिया, उसका विरोध कर रहे हैं। बाकी यूसीसी का उसका तो हम सम्मान कर रहे हैं, उसके पक्ष में हैं हम, लेकिन जो ये 2 चीज़ है, देखिए बहुत स्पष्ट है कि लड़की और लड़का, कौन माँ बाप होगा, कौन भाई होगा कि जो अपनी बहन को छोड़ देगा कि जा भाई रिलेशनशिप में रहे, कौन माँ बाप होगा कि जो अपनी लड़की को छोड़ देगा कि जा रिलेशनशिप में रहे। और जहाँ तक लड़कों की बात है, मैं नहीं समझता कि कोई माँ बाप अपने लड़के को कहेगा कि फलानी लड़की के साथ तुम रिलेशनशिप में रहो, उसका विरोध है। हमारा सीधा ये कहना है कि ये देवभूमि है और देवभूमि के अंदर इस तरह का कृतज्ञ जो है ये ठीक नहीं है। और मैं तो सीधा प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ ना करके आपको तो गुजरात से शुरू करना चाहिए था। जेल में बंद नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने 5 फरवरी को जेल में ही बोर्ड की बैठक आयोजित की है। न्यायालय में अपील करते हुए उन्होंने दुग्ध संघ नैनीताल के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं प्रबंध निदेशक संजय खेतवाल का कहना है, न्यायालय के आदेशों के मुताबिक विभाग द्वारा बैठक की तैयारी जारी है। माननीय न्यायालय के आदेश हैं कि जो बोर्ड की बैठकें हैं वो जेल परिसर में ही कराई जाए। हमारे संज्ञान में भी नैनीताल दुग्ध संघ के द्वारा ये प्रकरण लाया गया कि हम ये माननीय न्यायालय के आदेश हैं, तो उस क्रम में उनके द्वारा जो माननीय न्यायालय के आदेश हैं उसके लिए जो भी औपचारिक तैयारियां होती हैं वो की जा रही हैं। सर बोर्ड क्या सभी सदस्य मौजूद होंगे इसमें? कौन मौजूद होंगे इसमें? नहीं, इसमें बोर्ड की बैठक में जो प्रक्रिया है उसमें नोटिस दिया जाता है, सभी को बैठक की सूचना की दिया जाता है और इंडिविजुअल मेंबर पे रहता है कि वो उपस्थित हो या न हो। जो कहता है लॉ यही कहता है कि अगर कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है, किसी को भी अपनी पैरोल से के संबंध में या फिर किसी भी संबंध में आपको कोई भी परेशानी है तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं या कोर्ट में अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। कोर्ट को उसे एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो कोर्ट का जुडिक्शन होता है। यहाँ पे कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया है और उनको अनुमति दी है कि वो वहाँ पर से अपने जेल से ही अपने जो कार्यकलाप है उसका निष्पादन कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है इससे, तो वो कोर्ट से संबंधित जो भी आदेश आया है उसकी अपील कर सकती है, उसके अगेंस्ट जा सकती है। और अगर ये नियम विरुद्ध किसी व्यक्ति को लगता है तो वो उसके दुग्ध संघ के या फिर मान लीजिए कि उनकी कमेटी को लगता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, तो वो भी उसके विरुद्ध जा सकते हैं। और फिलहाल के लिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी शहर में बढ़ते अतिक्रमण और हाल ही में व्यापारी के साथ हुई मारपीट की घटना को देखते हुए प्रशासन और नगर निगम की टीम ने सख्त रुख अपनाया। शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में
बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से लगाए गए ठेलों, स्टॉल और दुकानों के आगे रखे सामान को हटाया गया। कार्रवाई के तहत करीब 2 ट्रैक्टर सामान जब्त किया, जबकि कई व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इलाका है सदर बाजार, उसमें पहले भी हम लोगों ने अभियान चलाए हैं और ये आम शिकायत रहती है कि वहाँ पर व्यापारियों के द्वारा अपने दुकान के आगे ठेले लगाए जाते हैं। हाल में एक घटना भी हुई है। इसी क्रम में आज नगर निगम और पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया गया। इसमें करीब 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सामान जब्त किया गया, ठेले भी जब्त किए गए हैं और आज कई लोगों को वार्निंग भी दी गई है। जो उनके द्वारा आगे अपना एरिया बढ़ाया गया उसे हटाने के लिए कहा है और ये निरंतर अंतराल के बाद ये हमारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चंपावत के छतार में खुलने वाली एसबीआई की शाखा को अन्यत्र खोलने पर स्थानीय वासियों में आक्रोश है। शुक्रवार को पुनेठी विकास समिति छतार के बैनर तले छतार में एसबीआई की शाखा खोलने की मांग को लेकर महिलाओं ने बस स्टेशन चंपावत से एसबीआई बैंक तक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और शाखा प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर नई शाखा को छतार में नहीं खोला जाता है तो एसबीआई के खिलाफ लोग आंदोलन करेंगे। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में नहर पट्टी पर एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ, जिससे हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही बहादुराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल भी घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और बताया ये प्रथम दृष्टया हत्या का मामला है। हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। आज ये बहादुराबाद थाना क्षेत्र में एक शव हुआ है जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया स्ट्रैंगुलेशन का केस हमें लग रहा है। अभी इसको पीएम के लिए भेजा जा रहा है। आइडेंटिफिकेशन अभी इसका नहीं हो पाया है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन का और पीएम रिपोर्ट के बाद जो आवश्यक कार्रवाई है उसके लिए हम लोग करेंगे। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम में वुशु 60 से 70 किलोग्राम पुरुष वर्ग में बिहार के शुभम कुमार ने सेमीफाइनल में पंजाब के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। यहां तक पहुंचाने के लिए और इस गेम को जीतने के लिए किस तरह का मेहनत करना पड़ा, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार पांडेय ने शुभम कुमार से की खास बातचीत। अभी हम राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप नगर स्टेडियम मौजूद हैं। अभी उस सेमीफाइनल समाप्त हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए उसू के जो बिहार के प्लेयर हैं, उन्होंने सेमीफाइनल जीत लिया है, कल फाइनल में लड़ेंगे। कैसा रहा कंपटीशन? बहुत बढ़िया रहा। बहुत मेहनत किया था सर जी इसके लिए। कई दिनों मतलब डाइट पे रहना और अभी वेट कम करना है। रात को 2-3 बार रनिंग करना और रात को 3 ही घंटे सोया था वेट कम करने की वजह से। तो तभी भगवान की कृपा से फाइट निकल गया जी। जब आप लोग यहाँ कंपटीशन के लिए आते हैं तो किस तरह की तैयारी करते हैं और कितना टफ होता है ये? बहुत ही टफ होता है। हम लोग सालों से 2 मिनट फाइट के लिए जीत और मेहनत करते हैं। कई बार कुछ नहीं लग पाता है। इस बार भगवान की कृपा से लग गया जी। बहुत मेहनत किए थे, दिन रात मतलब सुबह शाम प्रैक्टिस, डाइट, अच्छी नींद लेना, बहुत डिसिप्लिन में रहना रहता था। अभी आप जो सेमीफाइनल खेले, पंजाब के प्लेयर थे, उनको हराए, कितना टफ रहा जो कंपटीशन था? टफ रहा। मेरे से थोड़ा बहुत बलवान था, मैं वेट कम किया था बहुत, फिर भी क्या हो रहा जी। कल फाइनल है, उसके लिए अब क्या तैयारी करेंगे? कल भी बस वही है, वेट कम करो, फाइट वेट दो और फाइट लड़ो। चलो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। जी जी। अभी हमारे साथ उशू के विजेता, सेमीफाइनल के विजेता शुभम कुमार हैं, जिन्होंने अभी सेमीफाइनल जीता है। कल इनका मुकाबला फाइनल के लिए होगा। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी देहरादून। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे आम बजट। मिडिल क्लास को राहत के आसार, उद्योगों को जीएसटी कम होने की आस, आयकर में मिल सकती है राहत। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, 4 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। रिठाला, द्वारका, मटियाला और लक्ष्मीनगर में मांगेंगे वोट।
योगासन प्रतियोगिता का खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया शुभारंभ। 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी शामिल। 4 फरवरी तक होगा आयोजन। 2 फरवरी से तीरंदाजी की प्रतियोगिता। उत्तराखंड का पेपरलेस होगा बजट सत्र। विधायकों को भेजा पत्र। भराड़ीसैंण और देहरादून दोनों सदनों का किया जा रहा डिजिटाइजेशन। अध्यक्ष खंडूरी ने दी जानकारी। और विकासनगर में यूसीसी की प्रतियों की जुलाई होली। कुछ बिंदुओं पर नाराजगी जताते हुए किया विरोध प्रदर्शन। स्थायी निवास और लिव इन रिलेशनशिप पर आपत्ति। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।